Guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। देखो, जैसे आज आप लोगों की लाइफ है वैसी लाइफ पहले लोगों की नहीं हुआ करती थी। तो सभी को पता होगा लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा समय के साथ परिवर्तन हुआ है उसके अंदर। तो किस तरह से हुआ ये अब हम क्लास 7th के चैप्टर शुरू करेंगे। एक एक करके सारे चैप्टर लेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी। तो बहुत आसानी से आपको चैप्टर जो है वो एक स्टोरी की तरह आप बैठ के सुनोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी हुई है। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। यहाँ पर आपको एक मैप 1 दिया होगा, एक मैप 2 दिया है और उसमें कहा गया कि आप उसको अच्छे से देखिए। वॉज मेड इन 1154 CE बाय अरब जियोग्राफर के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था अल इद्रिसी। अब क्या हुआ था, मानचित्र 1 और 2 पर आप नज़र डालोगे अगर, मानचित्र यानी कि मैप, तो एक अरब का जो था वो जियोग्राफर था, उसका नाम क्या था? अल इद्रिसी। ये उसने बनाया था 1154 में। ठीक है, यहाँ द सेक्शन reproduced here in a detail of an Indian subcontinent form is a larger map of the world. Map 2 was made in 1720 by a French cartographer. अब यहाँ तक मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ था, अरब का जो भूगोल वेता था ना, जो हमारा जियोग्राफर था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूगोल वेता, अल इद्रिसी, उसने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वे उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का, और भारतीय उपमहाद्वीपों को ये दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया है, जो कि फ्रांस के थे, मतलब फ्रांसीसी हैं। तो 1720 में उन्होंने इसे बनाया था। अब क्या है, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये दोनों ही मानचित्र, दोनों ही नक्शे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, जबकि दोनों एक ही जगह के हैं। ठीक है ना। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर द सेम एरिया। इन अल इद्रिसीज मैप, अगर हम अल इद्रिसी के मैप को देखें, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी फाउंड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया किस तरफ था अगर मैं देखूँ, अगर इनके अल इद्रिसी के नक्शे में, तो दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ पर आज हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे, यानी कि उल्टा हो गया। श्रीलंका एंड द आइलैंड एट द टॉप, यानी श्रीलंका और जो द्वीप हैं वो किस तरफ थे उसके नक्शे में? ऊपर की तरफ थे। और जगहों के नाम क्या थे? प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, और जो जगहों के नाम थे वो भी अरेबिक भाषा में थे। अब यहाँ पे कार्टियोग्राफर का मतलब देख लेते हैं। कार्टियोग्राफर मतलब होता है पर्सन हु मेक्स मैप, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि मैप्स यानी कि नक्शे बनाता है, मानचित्र बनाता है। ठीक है, ऊपर भी एक चीज़ दे रखी है, मैप 1 दे रखा है, अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल इद्रिसी इन 20th सेंचुरी। कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था ये भी इंपॉर्टेंट है, शोइंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैप 2 दे रखा है, ये सब कॉन्टिनेंट है, द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस। अब ये सारी कहानी तो है, ये मतलब ये मैप के बारे में। ये यहाँ आ जाओ, यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। अब प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक भाषा में है, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक, यहाँ पर जो हैं और काफ़ी ज़्यादा जाने माने नाम भी हैं, और वो नाम क्या पर हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, वेल नोन नेम एज लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्पेल्ड इन द मैप्स एज, इसको जो मैप के अंदर जो इसको कहा गया है, स्पेल्ड किया गया है, जो है उसकी स्पेलिंग आपको मतलब दूसरी दे रखी है। कन्नौज की स्पेलिंग क्यू से दे रखी है। मैप 2 वॉज मेड इन नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। जो मैप 2 बना था हमारा, मैप 2 बना हुआ है, ये जो आपको ऊपर दे रखा है पेज में, वो कह रहे हैं कि लगभग 600 साल बाद ये बना है। ड्यूरिंग विच द टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। तो पहले मानचित्र के बनने में लगभग 600 साल बाद, वर्ष बाद दूसरा बना। इस काल विधि में, इस पूरे समय के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग विच टाइम, इस समय के अंदर क्या हुआ, ये जो पूरा उपमहाद्वीप है हमारा, सब कॉन्टिनेंट है, हैज़ चेंज्ड, के उसके बारे में जो सूचनाएं वो काफ़ी बदल गई थी। जो भी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द सब कॉन्टिनेंट वो काफ़ी चेंज हो गई थी। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस। ये मैप जो है ये हमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा हमसे परिचित लगता है, मतलब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड देन कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। अब क्या होता है, इस नक्शे से हम ज़्यादा परिचित क्यों होंगे? क्योंकि हमारे जैसा अब हम नक्शे देखते हैं थोड़ा उसकी तरह ही है, उसमें विशेषकर जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके यानी कि कोस्टल एरियाज, सॉरी हाँ सर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब यानी कि समुद्र के किनारे की जगह जो तटीय इलाके होते हैं। इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली, मतलब आप देख के बिल्कुल आपको ये ब्यौरा आप देखो कि इतनी बारीकी से बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर। ये मैप जो है वो किसने यूज़ किया था? यूरोप के एक नाविक ने। सेलर कौन होता है? जो नाव वगैरह से जाते हैं ना, नाव वगैरह चलाते हैं, सेलर के द्वारा, नाविक के द्वारा जो है ये
यूज़ किया गया था एंड मर्चेंट्स के द्वारा ऑन हिज डेज वॉयज। अब वो अपनी समुद्री यात्रा में इनको यूज़ किया करते। तो ये इस तरह का जो नक्शा था, पूरी लाइन समझ लो, यूरोप के नाविक और जो व्यापारी हुआ करते थे ना, वो अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लुक एट द एरियाज़, उन एरियाज़ पर अब जो नज़र डालेंगे हम, इन द इंटीरियर, जो बिल्कुल कहाँ पर हैं, इलाकों में अंदर की तरफ जो इंटीरियर इलाके होते हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन मैप टू, आर दे एज डिटेल्ड इन दोज ऑन द कोस्ट। अब बोल रहे हैं लेकिन अब जो भीतरी इलाकों पर नज़र डालें तो क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में एक्चुअली। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ शोन। वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन द मैप। अब देखो इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र के तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, उसके ख्याल में आपका क्या कारण है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से। इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट जो है मतलब ये उतने ही महत्वपूर्ण है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है, क्या, दैट द साइंस ऑफ कैरियोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। जो साइंस है मानचित्र बनाने की, ठीक है, विज्ञान जो है उस युग में मानचित्र अंकन का बनाने का मानचित्र को, वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड करते थे डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को एंड टेक्सेस को फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। उनको काफ़ी ज़्यादा होना पड़ता था। देखो वो कह रहे इतिहासकार जब बीते युगों में दस्तावेजों को, ठीक है, नक्शों को, लेखों को जो है वो उनका अध्ययन करते थे और उनकी उन सूचनाओं का संदर्भ का, उनको भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाना जरूरी होता था। इन विच द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड, जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई हो। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ लो। इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट, ये बात और ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, द साइंस ऑफ कैरियोग्राफी, यानी कि जो नक्शे बनाने की जो कला है डिफरेंट होती थी इन दोनों पीरियड्स में, मतलब 600 साल पहले, 600 साल बाद में, जब दोनों बना नक्शे ये। व्हेन हिस्टोरियंस रीड करते डॉक्यूमेंट्स को, मतलब कागज़ों को, मैप्स को, टैक्सेस को जो लिखे हुए हैं पास्ट के, दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, उन्हें बहुत सेंसिटिव होना पड़ता था to be different historical backgrounds, the context in which the information about the past, जिसके अंदर information जो past की वो produce होती थी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है शब्दावली, ठीक है, वर्ड्स जो होते थे। इन दी कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद अ टाइम, अगर समय के साथ साथ उन संरचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा का अर्थ के साथ क्या होता है, फिर भाषा के अर्थ भी तो बदलते होंगे ना। तो व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड द मीनिंग्स, तो फिर क्या होता है भाई, अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ जो है, इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से प्रोड्यूस हुई है वही चेंज हो जाए तो क्या होगा, लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, उसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी एक तरीके से, ऐतिहासिक अभिलेख जो है वो कई तरह की भाषाओं में हमें मिलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं हमारे को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में, विच हैव चेंज, जो काफ़ी चेंज हुए कंसीडरेबली ओवर द ईयर्स। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी मॉडर्न पर्शियन। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो भाषाएं हैं भी, ये भी समय के साथ बहुत सारी बदल गई। उदाहरण के लिए अगर हम मध्य युग की फारसी भाषा को देखें और आज के युग की फारसी भाषा को देखें तो मतलब मेडिवल पीरियड में जो फारसी भाषा थी वो काफ़ी अलग थी, जो अब की मॉडर्न पीरियड में जो है वो पर्शियन जो लैंग्वेज है, फारसी भाषा है, जो काफ़ी अलग है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। तो ये डिफरेंस जो होता है केवल व्याकरण का या केवल शब्द भंडार में ही नहीं है, शब्दों के अर्थ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम, तो शब्दों का अर्थ भी जो है वो समय के साथ काफ़ी बदल गया। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्या लेना है, उदाहरण लेना है हिंदुस्तान शब्द का। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज जो हम इसे समझते हैं आधुनिक राष्ट्र जो हम बोलते हैं, राज्य जो है भारत के अर्थ में हम इसे लेते हैं। लेकिन द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 19th सेंचुरी बाय द, लेकिन जब ये मिनहाज सिराज के द्वारा ये शब्द जो है वो यूज़ किया गया था कब, 13th सेंचुरी में, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज। एक कौन थे ये, क्रॉनिकलर थे, हु रॉट इन पार्शियन, जिन्होंने पार्शियन भाषा में चीज़ें लिखी होंगी। एक सेकेंड रुक जाओ। 13वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आशय क्या था, केवल हिंदुस्तान का मतलब उनके लिए क्या था, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो वो ये मतलब उनके लिए भारत शब्द का अर्थ केवल इतनी ही जगहें थी, पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच के स्थान, गंगा और यमुना के बीच की जगहें। ही यूज्ड द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। अब क्या होता था, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में प्रयोग किया था, उन इलाकों के लिए इस्तेमाल करा था जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो उसके लिए बस वही उतना, उतनी ही जगह जो थी वो भारत होती थी, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद, ये
The areas included this term shift हुआ with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babar used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. यहाँ तक का ले लेते हैं आप. अब क्या हुआ था, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ जब सल्तनत बड़ी, दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए. मतलब हिंदुस्तान जो है वो शब्द जो है वो और फैलता चला गया. लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है, भारत के बारे में बात करें, लेकिन अब हिंदुस्तान जो शब्द है वो दक्षिण भारत का समावेश उसमें कभी नहीं होता था पहले. ठीक है, इसके विपरीत अगर हम इसके उल्टा देखें क्या होता था, इसके विपरीत, एक सेकेंड, 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने जो हिंदुस्तान का शब्द का यूज़ किया था वो क्या था, उसने उपमहाद्वीप के भूगोल के रूप में, ज्योग्राफी के रूप में, ठीक है, डिस्क्राइब उसने ज्योग्राफी का देखा. मतलब ज्योग्राफी का मतलब है कि उसने पशु पक्षियों के बारे में, यहाँ के निवासियों के, यहाँ की संस्कृति का वर्णन के लिए उसने बोला हिंदुस्तान शब्द. ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद आगे. एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जब हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of geographical and the cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and the national meaning which we associated with it today. अब इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो वो बोल रहे हैं कि यह प्रयोग 14वीं शताब्दी में सदी के कवि जो अमीर खुसरो थे उनके द्वारा प्रयोग किया गया था. हिंद के कुछ समान शब्द थे, हिंद के, ठीक है, कुछ समान शब्द थे, जैसे कि भारत की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में उसे पहचाना जाता था. वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ के नहीं जुड़े हुए थे, जो आज हम जोड़ लेते हैं. भाई भारत का मतलब, आज तो हिंदुस्तान शब्द का मतलब हम राजनीति से, उसके अर्थ यानी कि इकोनॉमी से, सब चीज़ों से एसोसिएट हम उसे कर लेते हैं. ठीक है, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म फॉर द फॉरनर. अब देखो वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकन्स जो हमारे इतिहासकार होते थे ना, वो इतिहासकारों को बहुत ही सावधान रहना था क्योंकि किसी भी शब्द का प्रयोग करते टाइम, क्योंकि क्या होता था पास्ट में, अतीत में हम बोल सकते हैं, इन शब्दों के अर्थ ही कुछ अलग होते थे. जैसे कि आज फॉरनर का अर्थ क्या होता है, जो विदेश से आया था, सीधा साधा शब्द. उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए. हमारे लिए जो हो रहा है, इट इज़ यूज टुडे, इट मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन. भाई हम बोलते हैं कि जो भारतीय नहीं है वो कौन है, फॉरनर है, वो विदेशी है. लेकिन इन द मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पीरियड था हमारा, मध्यकाल था, उसमें क्या होता था, इट वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज. अब ये जो शब्द था मध्य भारत में जो था, वो किसी भी अजनबी के लिए जो कि गांव में आने वाला हो, कोई भी अजनबी व्यक्ति जो गांव में नया आया था उसको फॉरेनर बोलते थे ये लोग. ठीक है, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर, यानी कि जो व्यक्ति उनके समाज का, उनकी संस्कृति का अंग नहीं होता तो उसको बोलते थे ये विदेशी है, ये फॉरेनर है. ठीक है, इन हिंदी में द टर्म परदेसी का मतलब है माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. ये परदेसी है, परदेश, दूसरे देश से आए. इन पर्शियन अजनबी बोलते थे इसको. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had a different religion or caste of the background. पूरा ले लेते हैं पैराग्राफ यहाँ से कि हिंदी में परदेसी और जो फारसी में इसको अजनबी भी कहा जाता था, विदेशी को. इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए, वनवासी के लिए, जो वन में रहता हो, विदेशी होता था वो. ठीक है, तो मतलब दोनों अलग अलग जगह हैं तो वो विदेशी हो गए एक दूसरे के लिए. किंतु एक ही गांव में अगर कोई दो किसान भी रह रहे हैं, चाहे उनका धर्म अलग हो, चाहे उनकी जाति अलग हो, उनकी परंपराएं अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे. ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. अब इतिहासकार, उनके स्रोत क्या थे, हमें कहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, या वो लोग कैसे पता लगाते थे. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज. जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, वो क्या अपने युग का अध्ययन करने के लिए जो था वो काफ़ी अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करते थे. अलग अलग उनका खोज करने का जो तरीका था वो अलग अलग तरीके से स्रोत वो यूज़ किया करते थे. उसके लिए पास्ट डिपेंड होता था, हिस्टोरियन यूज़ करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट. डिपेंड करता था अपॉन द पीरियड कि वो किस पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, कि भाई उनकी इन्वेस्टिगेशन की नेचर मतलब उनका प्रकृति क्या है, वो किस तरीके की है. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. भाई पिछले साल आपने पढ़ा ना गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में. इन दिस बुक, इस किताब में वी विल रीड अबाउट, हम पढ़ेंगे द फॉलोइंग 1000 ईयर्स के बारे में, और उसके आगे के लगभग 1000 सालों के बारे में. फॉर रफली हम पढ़ेंगे 700 से 1750 ईस्वी के बीच में क्या रहा है. इस पूरी किताब में हम यही पढ़ने वाले हैं. यू विल नोटिस, अब नोटिस करेंगे सम
क्वांटिनिटी इन द सोर्सेस, मतलब कि किस तरीके से कंटिन्यू हो रहे हैं ये लगातार, मतलब इनकी क्वांटिनिटी क्या है। इस काल का अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है, कंटिन्यू होती जा रही हैं सोर्सेज, ठीक है। बाय द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी दिस पीरियड दे विल दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, ये विश्वास करेंगे किस पे, जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं अभी भी ये किस पे करेंगे, सिक्कों पर और इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों पर। इंस्क्रिप्शंस तो आपको पता ही है, आर्किटेक्चर्स पर। आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, जो भवन निर्माण वगैरह होते था, स्थापत्य कला जिनसे जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी उसको आर्किटेक्चर। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो लिखित सामग्री इनको मिलती है उन सब पे ये विश्वास करते थे। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये भी होता है कि कुछ बातों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग होती हैं, मतलब ये नहीं कि सभी कुछ सेम सेम चला आ रहा है पीछे से, तो फिर तो डिफरेंस ही नहीं हुआ कुछ भी। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड। पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। अब होता क्या है, देखो पहले देखो पेपर नहीं होता था तो लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस दौरान में कागज़ जो है वो क्रमशः सस्ता हो गया। अब कागज़ सस्ता होगा तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होगा बड़े पैमाने पर। फिर हमें इनको जो है, मतलब हमें क्या, जो हिस्टोरिकन्स हैं उनको चीज़ें मिलने लगी, भाई लिखित में होंगी चीज़ें। जब पेपर आया, जब तक पेपर नहीं था तब तक के तो अब आप ऐसे लगा लो कि पत्थरों से, सोर्सेस से, वहाँ की बिल्डिंगों से, इन सब चीज़ों से हिस्टोरिकन्स को, सिक्कों विक्कों से कुछ पता चलता था। लेकिन जब पेपर आया होगा तो पेपर पे लोगों ने लिखना भी शुरू किया होगा, लिखा होगा तो रिकॉर्ड्स जो हैं वो लोगों को, इनको हिस्टोरिकन्स को मिले होंगे। तो पीपल यूज टू राइट होली टैक्सेस। लोगों ने क्या लिखना शुरू किया, धर्म के होली टैक्सेस, यानी कि धर्म के बारे में संबंधित किताबें लिखी होंगी। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, रूलर्स के, कि भाई कौन सा राजा कब तक रहा, ठीक है ना, उनके साक्ष्य के वृत्तांत वगैरह जैसे हम बोल सकते लिखे थे। लेटर्स, टीचिंग्स उन्होंने लिखी थी संतों के बारे में, ठीक है। पिटिशंस एंड जुडिकल रिकॉर्ड्स लिखे गए थे। एंड फॉर द रजिस्टर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स एंड टैक्सेस के बारे में लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की जाती थी बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा एंड टेम्पल्स के द्वारा। तो जितने भी धनी व्यक्ति होते थे, शासक होते थे, जन होते थे, मठ होते थे, मंदिर होते थे, पांडुलिपियाँ यहाँ से एकत्रित की गई थी। पांडुलिपियाँ यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो देवर प्लेस इन लाइब्रेरीज, और इनको लाइब्रेरीज में रखा जाता था। एंड आर्चीव्स, ठीक है। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आप देखो जो लिखित में आप जो चीज़ें वहाँ से मिल गई होंगी तो आपको पढ़ने के बाद तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा हिस्टोरिकन्स को, ठीक है। बट दे ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। लेकिन इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकन्स को मिल तो गई थी, डिटेल इन्फॉर्मेशन टू दी हिस्ट्रियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। अब यार डिफ़िकल्टी हुई थी यूज़ करने में, ये हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो हो जाएंगे लंबे, चैप्टर है लंबा, आर्चीव का मीनिंग भी देखें लेकिन अगले वीडियो में। यहाँ था हमने फिनिश किया है फर्स्ट पार्ट, फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, आपके सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, साइंस के हों, सब आपको यहीं मिलेंगे इसी चैनल पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।